Good evening, students. So now our next topic for today is diuretics. Diuretics के अंदर कुछ हम लोग important question कवर करने जा रहे हैं. जैसे for example, name the hormones which are synthesized by kidney. सिर्फ उन 3 हार्मोन्स के नाम मेंशन कर देंगे. तो किडनी कुछ लोकल हार्मोन्स बनाता है, जैसे एंजियोटेंसिन हो गया या प्रोस्टासाइक्लिन हो गया या एरिथ्रोपोइटिन हो गया. ये 3 लोकल हार्मोन्स हैं जो किडनी सिंथेसाइज करता है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीपेट वगैरह में भी पूछा जा सकता है ना. दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के बारे में बताना है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है आपका, ये क्या काम करता है. इट कैटेलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनिक एसिड. नाउ ये जो फंक्शन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल किडनी का वहाँ पर एक्ट करता है और बाइकार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन को कैटेलाइज करता है. हालांकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक डायूरेटिक होते हैं और इसकी वजह से इसका डायूरेटिक इफेक्ट या डायूरेटिक रोल नहीं है. रेदर देन डायूरेटिक रोल हम इसको किसी दूसरी जगह पे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल एसिटाजोलामाइड, इंपॉर्टेंट ड्रग है ये. इट काउजेज एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट. अब चूंकि डायूरेटिक है, भले ही वो वीक डायूरेटिक है तो ये सोडियम का एक्सक्रीशन भी करेगा, साथ में पोटेशियम आयन का भी एक्सक्रीशन करेगा और वाटर तो है ही. जब बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन होगा यूरिन में, तो इसकी वजह से जो यूरिन का पीएच होगा वो अल्कलाइन होगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के यूज़ करने पर. आपका जो यूरिन होता है वो अल्कलाइन हो जाता है. कई दफ़े हमें इस प्रॉपर्टी को यूज़ भी करते हैं. कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम यूरिन को अल्कलाइन कर दें, सो दैट इसकी वजह से जो फ़ायदा होता है यूरिन को अल्कलाइन करने का, इसके क्या होता है कि जो किडनी में स्टोन्स बनते हैं वो एसिडिक यूरिन में ज़्यादा बनते हैं. तो अगर हम यूरिन को अल्कलाइन कर देंगे तो जो वो स्टोन्स हैं उनका एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगा. इसीलिए रीनल कैलकुली के केस में यूरिन को अल्कलाइन किया जाता है. ठीक है, अब यूजेस की बात कर लेते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया कि एसिटाजोलामाइड जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कैटेगरी का ड्रग है, डोरजोलामाइड दूसरा ड्रग है. ये लोग बहुत ही वीक डायूरेटिक्स होते हैं और इस वजह से इनका डायूरेटिक इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, तो डायूरेटिक रोल भी ज़्यादा नहीं होता है क्लिनिकली. लेकिन क्लिनिकली इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर यूज़ होता है ग्लाउकोमा में. फाइन, ग्लाउकोमा जो कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है. एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक प्रॉब्लम है जो हाई एल्टीट्यूड वाले माउंटेन में फील होता है. कई दफ़े जो ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिस्ट्स होते हैं, जब वो लो प्लेन से माउंटेन के हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं और बहुत तेज़ी से इस हाइट को कवर करते हैं. जैसे अगर कोई फ्लाइट से चला गया तो अचानक से वो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में पहुंच जाता है. तो ऐसे केस में क्या होता है टूरिस्ट को या ट्रैवलर्स को कि बहुत सीवियर हेडेक होता है उनको. ठीक है, तो उस हेडेक को और नौजिया को कंट्रोल करने के लिए एसिटाजोलामाइड एज अ थेरेपी प्रिस्क्राइब किया जाता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस के केस में. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट function and uses of carbonic anhydrase inhibitors. Now third question is, explain mechanism and side effect of furosemide. furosemide ड्रग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, AKTU में 2021-22 में पूछा गया है. फ्यूरोसेमाइड एक लूप डायूरेटिक है. थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली पर बेसिकली आपका ये फ्यूरोसेमाइड एक्ट करता है. तो फ्यूरोसेमाइड क्या है? एक लूप डायूरेटिक है. लूप डायूरेटिक्स को हम लोग हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक होते हैं, इसीलिए इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहा जाता है. तो फ्यूरोसेमाइड क्या करते हैं? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली पर एक्ट करते हैं. नाउ थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो है वहां पर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन सिम्पोर्टर अवेलेबल है. ये जो सिम्पोर्टर है ये को ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन होता है. दिस सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन, ये क्या करता है कि ये सोडियम आयन को, पोटेशियम आयन को, क्लोराइड आयन को और भी दूसरे आयन्स हैं जैसे आपका कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है, इन लोगों को रीएब्जॉर्ब करता है. ठीक है, जब आप फ्यूरोसेमाइड देंगे तो ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगा.
इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि अब सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन अलोंग विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सब के सब यूरिन के साथ एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट काम करता है ये हाइड्रोजन आयन और साथ साथ पोटेशियम आयन को भी बाहर निकाल रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम को भी बाहर निकाल रहा है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इट डज, इट ब्लॉक्स एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब आप फ्यूरेसमाइड यूज़ करते हैं तो सोडियम निकल गया, पोटेशियम निकल गया, क्लोराइड निकल गया, हाइड्रोजन आयन निकल गया, कैल्शियम आयन निकल गया, मैग्नीशियम आयन निकल गया, ये सारी चीज़ें यूरिन के साथ बाहर निकल रही हैं। लेकिन जो यूरिक एसिड है उस यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन ब्लॉक हो जाता है, यानी वो यूरिन के साथ बाहर नहीं जाता है, वो यूरिक एसिड बैक टू दी ब्लड यानी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट में हाइपर यूरिसेमिया होगा। हाइपर यूरिसेमिया क्यों होगा? अभी हमने डिस्कस किया है कि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब वो ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो उसको कहेंगे हाइपर यूरिसेमिया। अब जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और अगर कोई गाउट का पेशेंट है जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है, तो जाहिर सी बात है कि गाउट के पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप उसको फ्यूरेसमाइड देंगे। दूसरा हाइपोकैलेमिया होगा, क्योंकि पोटेशियम आयन आपका लॉस हो रहा है, तो ज़्यादा पोटेशियम आयन लॉस होने की वजह से हाइपोकैलेमिया का कंडीशन हो सकता है, जिसमें कि आपका सीरम पोटेशियम आयन कम हो जाता है। देन हाइपोमैग्नीसीमिया, अगेन आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन बढ़ गया है, तो मैग्नीशियम आयन का सीरम कंसंट्रेशन भी घट जाएगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्यूरेसमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायाजाइड्स। ओके, सो थायाजाइड डायूरेटिक है और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एडवर्स इफेक्ट बताते टाइम हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताएंगे और इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बताएंगे, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन से ही इसका एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट निकल के आएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है AKTV 2023-24 और 2024-25 में पूछा गया था। फाइन, तो थायाजाइड डायूरेटिक्स फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट ड्रग है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करेगा। ये रहा आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पर एक चैनल है सोडियम आयन क्लोराइड आयन सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर इसलिए क्योंकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक ही डायरेक्शन में रीअब्जॉर्ब होता है, तो आपका जो ड्रग है इस चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाएगा और वो यूरिन में ही रिटेन कर जाएगा और वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये ज़रूरी है मेंशन करना कि ये इनहिबिट करता है सोडियम आयन क्लोराइड आयन सिम्पोर्टर को। अब जब ये इनहिबिट होता है तो इसके साथ साथ क्या होता है, आपका सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ साथ पोटेशियम आयन का भी एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, देन कैल्शियम आयन के बारे में एक मेजर डिफरेंस है। लूप डायबिटिस के केस में हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लूप डायबिटिस के केस में हमने बताया था कि कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ता है, मैग्नीशियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ता है, यानी लूप डायबिटिक्स के केस में सारे के सारे आयंस एक्सेप्ट आपका यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट आउट हो रहा था। ठीक है, लेकिन थायाजाइड डायूरेटिक्स के केस में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि कैल्शियम आयन का एक्सक्रीशन नहीं होता है, ये रीएब्जॉर्ब होता है। ये अपोजिट है लूप डायूरेटिक्स से। ठीक है, तो कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा, बाकी इन लोगों का एक्सक्रीशन होगा। हाँ, यहाँ इस केस में भी आपका यूरिक एसिड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स सारी चीज़ों में एक्सक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों में सेम है। सिर्फ लूप डायूरेटिक्स में कैल्शियम आयन एक्सक्रीट हो रहा था और थायाजाइड डायूरेटिक्स में कैल्शियम आयन रीएब्जॉर्ब हो रहा है। चलिए एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपोकैलेमिया क्यों होगा भाई? क्योंकि पोटेशियम आयन का लॉस हो रहा है बॉडी से, इसीलिए हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया होगा। राइट नाउ हाइपरकैल्सीमिया क्यों होगा? क्योंकि आपका जो कैल्शियम आयन है ये रीअब्जॉर्ब हो गया है, तो सीरम यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरकैल्सीमिया होगा। हाइपर यूरिसेमिया होगा। सेम रीज़न लूप डायबिटिस में हमने बताया था
कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होता है, वो ब्लड में आ जाता है, तो हाइपर यूरिसेमिया होगा। ना हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि पोटेशियम आयन का लॉस हो गया, तो पोटेशियम आयन की कमी की वजह से इंसुलिन का जो सिक्रीशन है और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और एक इडियोपैथिक साइड इफेक्ट है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। फाइन, तो ये 5 इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये हम लिख सकते हैं। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये 2024-25 में पूछा गया है। विच साइट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड सॉल्ट्स रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ये साइट है आपका, ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग और ये आपका असेंडिंग। तो ये जो साइट है हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। देखिए एक साइट आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली आपका ये हो गया। ये पार्ट यहाँ पर वाटर बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है यहाँ पे। तो दिस पार्ट इज इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। तो आपका जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है ये इम्परमिएबल फॉर वाटर है, जबकि जो आपका थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स, यानी यहाँ पर जो भी सॉल्ट्स होंगे किसी भी सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। फाइन, तो सॉल्ट्स के केस में आपको थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली बताना है और वाटर के केस में आपको थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली बताना है। ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विच इज लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड अमीलोराइड। ये 2021-22 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए स्पाइरोनोलैक्टोन और अमीलोराइड दोनों ही पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, ठीक है, और दोनों ही डिस्टल पार्ट ऑफ डिस्टल टिब्यूल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल पर काम करता है। बट जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि स्पाइरोनोलैक्टोन आपका एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पर एक्ट करेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। फाइन, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन का जो एक्सक्रीशन हो रहा था वो एक्सक्रीशन नहीं होता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और पोटेशियम आयन सेव हो जाता है आपका। जबकि जो एमिलोराइड है, एमिलोराइड सोडियम चैनल पर एक्ट करेगा, जो ल्यूमिनल साइट का सोडियम चैनल है उस सोडियम चैनल पर एक्ट करेगा और इसका भी जो इम्पैक्ट आता है सोडियम चैनल, ये देखिए आप यहाँ पर ये इस जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम चैनल पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से सोडियम का तो एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, ये अंदर नहीं जा पा रहा है। अब पोटेशियम को आना था यूरिन में, लेकिन इसको आने नहीं दिया जाएगा, पोटेशियम वापस बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरीके से पोटेशियम आयन को सेव किया जाता है और सोडियम आयन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है।